क्यों भाई, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। ओके ओके, गुड गुड। चलिए, देखिए अब समझते हैं कि चीज़ हम लोग लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था 25 से लेके 28 तक लास्ट टाइम, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हमने धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ लिया था। तो आर्टिकल 25 किसकी आज़ादी देता है? आर्टिकल 25 किस चीज़ की आज़ादी देता है? धार्मिक किसी स्वतंत्रता की। धार्मिक स्वतंत्रता की। ओके ओके। धार्मिक में क्या, 25 में क्या था? कि हम अपने धर्म का प्रचार धर्म का कर सकते हैं। प्रचार कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मानने का, प्रचार करने का, प्रैक्टिस करने का अधिकार था, अंतःकरण करने का अधिकार था। ठीक है, तो कुल मिला के हमने चलिए धार्मिक फिर स्क्रीन वाला ऑफ जो हो भी, गई। फिर स्क्रीन ऑफ हो गई। ओके ओके ओके। अपने सर इच्छानुसार मानते हैं सही सर। है, सही है। ओके गुड। तो अभी क्या है, अब आज हम जो पढ़ेंगे, हमने क्रम से जो पढ़ा था कि कुल कितने स्वतंत्रता के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। पहला क्या था? छह समानता। हैं सर। 6 दूसरा क्या था? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता था, स्वतंत्र। 19 से लेके 22 तक। तीसरा कौन सा था? शोषण के विरुद्ध था, 23 और शोषण के विरुद्ध। 24। हाँ, फिर फिफ्थ नंबर पे क्या था? फोर्थ नंबर पे क्या था? धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता है ना, धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। यस सर। यहाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, राइट। अब आज हम जो शुरू करेंगे वो है फिफ्थ नंबर का, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित कुछ अधिकार। ठीक है, यस सर। ओके। तो फिर से समझते हैं इसको। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि आपको संस्कृति से संबंधित और शिक्षा से संबंधित भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और ये इसमें 2 अधिकार हैं, इसमें 2 आर्टिकल हैं। 2 आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 29 और 30। ओके, सी। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 29। तो सबसे पहली बात कि ये जो 29 है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? सिटीजन को दिया गया है, सिर्फ भारत के नागरिकों को ही आर्टिकल 29 या अनुच्छेद 29 सिर्फ भारतीय नागरिकों को देता है। क्या आर्टिकल 29 क्या कहता है, किस टाइप की आज़ादी हमें देता है? तो देखिए, ये हमें एक संरक्षण देता है। और किसको संरक्षण देता है? तो जो भी अल्पसंख्यक है, ध्यान से समझिएगा, जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का या उनके हित में संरक्षण देता है आर्टिकल 29। फिर से समझते हैं कि ये किसके भलाई के बारे में देता है, किसको संरक्षण देता है? तो जो भी अल्पसंख्यक है। अब यहाँ पे अल्पसंख्यक आपको समझना पड़ेगा। माइनॉरिटी कौन सा माइनॉरिटी? माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक। लेकिन अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि एक होता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है, धार्मिक जो होते हैं। माइनॉरिटी का मतलब कि जिनकी संख्या कम हो, ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल में 2 सर तरह के आवाज फंस फंस के माइनॉरिटी की आ रही है। बात किया है। आवाज फंस फंस के आ रही है। आवाज कट रही है क्या? नहीं सर, ठीक है ठीक है। सबके साथ? नहीं सर, ठीक है ठीक। ठीक, नहीं, ओके। तो देखिए, माइनॉरिटी इसमें कौन कौन लोग होंगे, अल्पसंख्यक कौन कौन होंगे? जो धार्मिक रूप से हों, या जो भाषाई रूप से हो, लिंग्विस्टिक हो, या रिलीजियस माइनॉरिटी हो। जैसे माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि सपोज करो ये भारत है, ठीक है, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हिंदू हैं, ठीक है, और सबसे कम देखा जाए तो जैन धर्म वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुसंख्यक हो गए हिंदू, और इनकी तुलना में जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले अल्पसंख्यक हो गए। समझ में आए? तो ये इनकी, ऐसे माइनॉरिटीज़ को ये संरक्षण देता है। क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जैसे पता चले कि पाकिस्तान में आपको पता है कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू हैं, ईसाई हैं,
बौद्ध धर्म वाले हैं, तो ये सब वहाँ पे माइनॉरिटी में है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बहुसंख्यक वाले हैं वो माइनॉरिटी पे अपना दबदबा स्थापित कर ले, उनका शोषण करना शुरू कर दें। इसी वजह से हमारे संविधान में ये जो माइनॉरिटी लोग हैं उनको संरक्षण दे दिया कि आप भले से ही कम रहेंगे लेकिन आपके ऊपर कोई शोषण वगैरह नहीं करेगा, आप पे कोई अत्याचार नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। आर्टिकल 29 किसके संरक्षण की बात करता है? तो अल्पसंख्यक की। लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है कि सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक, वो अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है, या तो वो भाषाई रूप से या तो वो धार्मिक रूप से, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि इसमें फिर अंदर क्या क्या संरक्षण दिया गया है, किस किस तरह की उनको सुरक्षा या संरक्षण प्राप्त है। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है राइट टू कंजर्व। ठीक है, या राइट टू कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है कि संरक्षण देना, संरक्षित करना, कोई चीजें कंजर्व करना, हाँ, बचा के रखना कोई चीज। यानी कि इसमें बचाने का अधिकार है, अपने आप को, अपने कल्चर को संरक्षित करने का अधिकार है। क्या क्या करेंगे, किसका संरक्षित करेंगे, किसको कंजर्व करेंगे? तो देखिए, कोई भी हो, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यहाँ पे ये वर्ड काफ़ी कंफ्यूजन वाला है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यानी कोई भी नागरिक हो। समझिएगा, यहाँ पे कोई भी नागरिक हो, चाहे वो मेजोरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो। अब मतलब समझते हैं इसको। जैसे देखो, अगर आप सिक्किम में चले जाओ, ठीक है, तो सिक्किम में आपको कौन से लोग ज़्यादा मिलेंगे, किस भाषा के? वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग लोग मिलेंगे क्या? वहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। अगर नागालैंड में आप चले जाओ तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा कौन मिलेंगे? नागा लोग मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे नागा लैंग्वेज बोली जाएगी। लेकिन वहाँ पे क्या हिंदी वाले लोग मेजोरिटी में हैं? नहीं है। समझ रहे हैं? वहाँ पे हिंदी बोलने वाले माइनॉरिटी में हैं। ऐसे ही आप तमिल में चले जाओ, तमिलनाडु में, तो वहाँ पे तमिल वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, हिंदी स्पीकिंग वाले लोग कम मिलेंगे, पंजाबी बोलने वाले कम मिलेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले माइनॉरिटी में हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हमको यहाँ पे ये समझना है कि पूरे देश के हिसाब से माइनॉरिटी नहीं देखना। कोई भी व्यक्ति हो वो, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में, अगर वो कहीं पे माइनॉरिटी में है, किसी भी भारत के भाग में, भारत के भूभाग में या भारत के किसी क्षेत्र में, अगर वो अल्पसंख्यक है तो उनको संरक्षण दिया गया है, उनको अधिकार दिया गया है कि आप अपने कल्चर का, अपने भाषा का, अपने लिपि का, स्क्रिप्ट का आप संरक्षण करने का आपको अधिकार है। फिर से समझते हैं इसको। पहली बात तो ये समझिए कि ये किसको संरक्षण देता है? तो ये लेकिन अल्पसंख्यक में भी कौन सा अल्पसंख्यक? पूरे देश के हिसाब से अल्पसंख्यक या क्षेत्र के हिसाब से? तो ध्यान रखिएगा, किसी क्षेत्र में अगर वो अल्पसंख्यक हो तो क्षेत्र के हिसाब से। जैसे आपको मैंने उदाहरण दे दिया कि केरला में चले जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी बोलने वाले माइनॉरिटी में हैं। अगर बोलने वाले वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं तो हिंदी बोलने वालों को ये अधिकार दिया गया है। अगर मलयालम वाला है या तेलुगु वाला है, वो इधर राजस्थान में, तो वहाँ पे वो माइनॉरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी, अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई केरला वाला आ जाए यूपी में और यूपी वालों बोले कि नहीं, तुम अपने भाषा का प्रचार नहीं कर सकते, अपने भाषा, अपने कल्चर का अपने कल्चर का तुम बढ़ावा नहीं दे सकते, हम जैसा कहेंगे वैसा करो। ठीक है, तो योगी सरकार आ जाए, वो उस पे आरोप, मतलब शोषण करना शुरू कर दे, अगल बगल के लोग उसका भाषा
या उसका कल्चर, कहे नहीं तुम तो मच्छी चावल खाते हो, मान लो बंगाली लोग आ गए और यूपी में आ गए, मथुरा साइड में आ गए, वहाँ के लोग कहें कि नहीं नहीं तुम यहाँ पे ये सब नहीं खाओगे, तुम यहाँ पे अपना भाषा यूज़ नहीं करोगे, हिंदी बोलो, ठीक है। तो इन सब वजहों से इनको संरक्षण दिया गया कि कोई भी माइनॉरिटी हो पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में, तो आपको क्या क्या आज़ादी दी गई है। तो पहली आपको स्वतंत्रता या अधिकार दिया गया है कि आप अपने भाषा को, अगर आपका कोई स्पेशल लैंग्वेज है, कोई एक विशेष भाषा है आपका, ठीक है, या अगर आपका कोई कल्चर स्पेशल है, कैसा कल्चर स्पेशल है, जैसे हमारे बिहार यूपी में छठ पूजा एक स्पेशल कल्चर है। तो अगर कल को कोई बिहारी या यूपी वाला बंदा साउथ में चला गया और वहाँ पे वो अपना कल्चर बचाने के लिए, मान लो वो पूजा पाठ कर रहा है, वो नदी में अपना या पोखरे वगैरह में छठ मनाना शुरू किया, तो वहाँ के लोग मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका कल्चर है, ठीक है। और आप वहाँ पे माइनॉरिटी हैं तो आप अपने कल्चर का बढ़ावा दे सकते हैं। मान लो कोई साउथ वाला आ गया, धोती पहनना शुरू कर दिया, तो आप उसके कल्चर के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो तीन चीज़ों की ये बात करता है, कोई भी माइनॉरिटी हो उनको तीन चीज़ों की स्वतंत्रता देता है कि आप इन तीन चीज़ों का संरक्षण कर सकते हैं। पहला क्या है, इसको SCL से याद रखना है, SCL। एस मतलब स्क्रिप्ट, लिपि, एल मतलब लैंग्वेज, कोई भाषा, और अगला है कल्चर, ठीक है, संस्कृति। तो लिपि, भाषा और संस्कृति, जो भी माइनॉरिटी होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, वो इन तीनों चीज़ों का संरक्षण कर सकते हैं। समझ गए? आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर से समझते हैं, आर्टिकल 29 किसके संरक्षण की बात करता है। तो किसी भी प्रकार का माइनॉरिटी हो, अल्पसंख्यक हो, भारत के किसी देश में हो या भारत के किसी भूभाग में हो, तो उसको ये अधिकार दिया गया है कि तुम अपने भाषा, अपने अपने कल्चर की देखभाल को कर सकते हो, उसको संरक्षण रख सकते हो। सर आवाज कट रही है आपकी, सर आवाज कट रही है आपकी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एक और चीज, ये पूरे ग्रुप को, क्यों भाई आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है सर। ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सर ये सौम्या दी, पूरे सर सौम्या दी का ऐड नहीं हो पा रही है, एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए। है, तो सौम्य आ गई हो ना अब तो? सर जो था मैसेज कर रही हूँ ग्रुप में। नहीं है सर वो। एक सेकेंड आप लोग वेट। अरे कहाँ गए सो सो हाँ हेलो। भाई हाँ, एक सेकेंड रुक जाइए रुक जाइए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हम सोचे कहीं चले गए कहाँ। नहीं नहीं, वो अरे जिंदा ही नहीं, है, आ रहे कहाँ हैं। जाएंगे। वो कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा सर गूगल स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हमने आपको बता दिया, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ये एक पूरे ग्रुप को संरक्षण देता है। पूरे ग्रुप में कौन सा, मतलब किसी व्यक्ति को ये आजादी नहीं दिया गया है, ये पूरे माइनॉरिटी को क्या किया गया है, संरक्षण दिया गया है। कि जितने भी कम बोलने वाले होंगे, जो भी भाषाई रूप से या धार्मिक रूप से, उनको, जैसे देखो एक धार्मिक उदाहरण ले लो आप, ये तो मैंने कल्चर का एग्जांपल ले लिया। अगर मान लो किसी राज्य में जैसे कश्मीर में अगर हिंदू वहां पे माइनॉरिटी में है, ठीक है, तो इनको भी अधिकार है, इनको भी अपना अधिकार है कि क्या कर सके वहां पे, अपने कल्चर, अपने भाषा को, अगर पूजा पाठ करने का अधिकार है,
कल्चर है, कोई भाषा हिंदी भाषा है, वो अपना संरक्षण कर सकते, उनको ये अधिकार दिया गया है। तो धार्मिक हो या से हो, दोनों को ये अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट। लेकिन जो कश्मीर में जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित, वो तो माइग्रेट कर रहे थे क्योंकि वहां पे उसका संरक्षण हो नहीं रहा था। नहीं तो वो तो दूसरा इशू है ना, वो उनको अधिकार तो दिया गया है ना, अब कर सकते हैं। अगर दंगा कहीं हो जाए या अगर कुछ हो जाए तो इसके लिए सरकार या सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार थोड़े है। सरकार जिम्मेदार थोड़े है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि आप जाइए, या अगर कोई लोग जो है वो केस करेंगे वहां पे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि हमारा यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, हमको यहाँ पे हमारे कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर ऑर्डर दे देगी। ठीक है, ये सब कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये सब इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये हम बात कर रहे हैं कि भारत के किसी क्षेत्र में अगर कोई माइनॉरिटी है तो उसको पूरा पूरा अधिकार दिया गया है अपने भाषा, लिपि और संस्कृत को संरक्षित करने का। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आप इसको रिवाइज कैसे करोगे, याद कैसे रखोगे? ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। कभी भी अगर आर्टिकल 29 आ जाए तो आपको क्या ध्यान, अल्पसंख्यक के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, किस तरह का संरक्षण देता है? तो अगर कोई भी अल्पसंख्यक हो भारत या भारत की किसी जगह पे, तो उन 3 चीजों को संरक्षित करने का अधिकार है। SCL, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, इसमें क्या है। इसका जो सेकेंड पॉइंट है, यानी जो सेकेंड प्रोविजन है, उसमें ये कहा गया है कि देखो भाई, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सिटीजन हो भारत का, ठीक है, कोई भी नागरिक हो, तो इसमें व्यक्तियों को आजादी दिया गया है। हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल राइट है, व्यक्तिगत आजादी दी गई है, व्यक्तिगत अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? तो देखिए, नॉट टू डिनाई, किसी को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। किसके आधार पे? तो धार्मिक आधार पे, किसी रेस के आधार पे, या जाति के आधार पे, या भाषा के आधार पे। इन 4 के आधार पे किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने से कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, फिर से समझिए, आर्टिकल जो 29 है उसका जो पहला पार्ट है वो कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी हो, ठीक है, अगर कोई भी माइनॉरिटी हो तो उसको अपने कल्चर का संरक्षण करने का अधिकार है। लेकिन सेकेंड पॉइंट में कहता है ये व्यक्तियों को आजादी दिया गया कि हर एक व्यक्ति जो सिटीजन हो, अगर वो माइनॉरिटी में है तो उसको धार्मिक और ये वंश, नस्ल या जाति और भाषा के आधार पे कोई किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने से मना नहीं करेगा। जैसे इसका उदाहरण पता चले कि मान लो कोई भी यूनिवर्सिटी है, ठीक, अगर उस यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसका भाषा, जो लैंग्वेज है, वो सपोज करो कि डोगरी बोल रहा हो, डोगरी कश्मीर में बोला जाता है, ठीक है, अगर वो डोगरी लैंग्वेज बोल रहा है और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो वो यूनिवर्सिटी वाले मना नहीं कर सकते कि नहीं तुमको तो डोगरी आती है, हिंदी आती है नहीं, इंग्लिश आती है नहीं। इस आधार पे, भाषा के आधार पे कोई भी शिक्षण संस्था हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, इंटर कॉलेज हो, कुछ भी हो, एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता, भले ही उसको हिंदी आए चाहे ना आए। सिर्फ इस आधार पे कोई नहीं मना करेगा एडमिशन लेने से कि तुमको ये लैंग्वेज आती है, ये नहीं आती। समझ में आया? या किसी जात के आधार पे कि तुम इस जात के हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, या फिर धर्म के आधार पे कि तुम इस धर्म के हो, तुमको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। कहीं भी इन 4 के आधार पे एडमिशन लेने से रोका नहीं जाएगा आपको। समझ में आया? तो दूसरा पॉइंट किसकी बात करता है? दूसरा पॉइंट किसकी बात करता है? एडमिशन की। ठीक है,
हमने हेडिंग ही पढ़ा था ना कि शिक्षा और शिक्षण और आवाज कट कट जा रही है सर। संस्कृति। अधिकार थे। हाँ, वो है आपका शिक्षा से संबंधित। तो शिक्षा से संबंधित क्या है कि कोई भी सरकारी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, उसमें ये मना नहीं किया जाएगा कि तुम इस धर्म के हो, ठीक है, या जाति के हो या भाषा के आधार पे। इस क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो आर्टिकल 29 में हमने दो चीज सीखा। पहला ये कि SCL, ठीक है, SCL मतलब कि स्क्रिप्ट कल्चर लैंग्वेज को संरक्षित करने का अधिकार है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पॉइंट है, किसी भी स्कूल में इन चार के आधार पे एडमिशन लेने से मनाही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। तो आई होप 29 थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहता है, ठीक है, लोग स्किप कर देते हैं और उसको डिटेल में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको कट रखना है। क्या क्लियर कट रखना है? पहली चीज ये कि आर्टिकल 29 का जो पहला प्रोविजन है उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की बात किया है, यानी भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में कोई भी अल्पसंख्यक है उसको SCL का संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। और दूसरे पॉइंट में क्या है कि कोई भी भाषाई रूप से या भाषा के आधार पे, धर्म, नस्ल और जाति के आधार पे संस्था में एडमिशन लेने से मनाही नहीं है। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई धार्मिक जैसे कि मदरसा वगैरह हो गया, अगर वहां पे कोई धर्म की पढ़ाई होती है वहां पे आपको एडमिशन नहीं भी दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी अगर सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल भी हो, ठीक है, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, कोचिंग संस्था कुछ भी हो, वहां पे धर्म और भाषा कास्ट के आधार पे मना नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, अब ये आर्टिकल 29 था, बस इतना ही। आपने एक चीज देखा यहाँ पे, माइनॉरिटी का मतलब 29 में IAS में एक क्वेश्चन फंसाता है कि यहाँ पे माइनॉरिटी ही सिर्फ नहीं दिया गया है। माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि देश में माइनॉरिटी नहीं, कहीं भी कोई व्यक्ति माइनॉरिटी हो, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, इस पे फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण आपको दे दिया कि हिंदू पूरे देश में माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन किसी भारत के एक क्षेत्र में माइनॉरिटी है वो, ठीक है, ओके। अब जो माइनॉरिटी का अगला पोर्शन है वो है आपका ये आर्टिकल 30। इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 30 में, इसको समझिए ध्यान से। तो ये किसके अधिकार की बात करता है? यहाँ पे एक्चुअल माइनॉरिटी है कि कोई भी अगर अल्पसंख्यक है, फिर से कोई भी अल्पसंख्यक है, चाहे वो धार्मिक रूप से हो चाहे वो भाषाई रूप से हो, उसको भी कुछ अधिकार दिया गया है। तो किस चीज का अधिकार दिया गया है? तो शिक्षण संस्था खोलने का और शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। फिर से समझिएगा, जो आर्टिकल 30 है ये भी माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है। तो किस चीज का अधिकार? तो अगर कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है, जैसे मान लो अगर मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम छोड़ दो, अगर जैन धर्म है तो जैन धर्म वालों को ये अधिकार दिया गया कि तुम अगर कोई स्कूल खोलना चाहते हो अपने धर्म वाला, ठीक है, अपने धार्मिक रिलेटेड अगर आप कोई शिक्षण संस्था खोलना चाहते हो तो आपको भाई पूरी आजादी दी गई है, आप खोल सकते हो, स्थापित कर सकते हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, उसका संचालन कर सकते हो, उसका देख रेख कर सकते हो, उसका प्रशासनिक चीजें आप कर सकते हो। समझ में आया? यानी कि आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों की बात करता है। और किस तरह के अल्पसंख्यक? जो रिलीजियस या धार्मिक माइनॉरिटी हो। यहाँ पे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का मतलब ये हुआ कि जो देश भर में माइनॉरिटी हो। जैसे कि इस प्रावधान को लाने का मतलब ये था कि भारत में ज्यादातर लोग हिंदू हैं, ठीक है, तो कहीं कल को जैन धर्म, बौद्ध, ईसाई, ये जितने भी माइनॉरिटी वाले हैं
कहीं इस पे बहुसंख्यक वाले जो है अपना दबदबा ना स्थापित कर ले, उनके उनके साथ भेदभाव ना करना शुरू कर दें, उनको शोषण करना ना शुरू कर दें। इसीलिए ये आर्टिकल 30 लाके ऐड कर दिया गया कि भाई तुम भी अगर कल को कोई स्कूल खोलना चाह रहे हो तो आप स्थापित कर सकते हो। ठीक है, जैसे कई आपने जैन स्कूल के बारे में सुना होगा, कई जगह बौद्धिक चीजें पढ़ाई जाती है, बौद्ध धर्म वालों का अपना। ठीक है, मुस्लिम वालों का भी आपने देखा होगा कि इनका अपना क्या चलता है, शिक्षण संस्थाएं चलता है मुस्लिम वालों का। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 30 किसकी बात करता है? तो शिक्षा से संबंधित बात करता है कि शिक्षण संस्था को खोलने का, उसको उसके प्रशासनिक कार्यों को देखने का अधिकार दिया गया है, अल्पसंख्यक जो भी होंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, तो इसमें भी बताया गया है कि किस तरह के ये एजुकेशन, इनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, जो भी शिक्षण संस्था होगा, वो किस तरह का होगा, कैसा होगा, कौन सा शिक्षण संस्था। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इनको सिर्फ और सिर्फ ये माइनॉरिटी की बात की गई है। ठीक है, माइनॉरिटी का मतलब ये हुआ कि अगर बुद्ध, सिख, ये सब जो भी माइनॉरिटी में है उनकी बात की गई है। ओके, अगला देखिए, इनको क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो इनको अधिकार दिया गया है कि देखो, तुम पहली बात की इस्टेब्लिश कर सकते हो क्या, कोई भी एजुकेशन सिस्टम, कोई भी सिस्टम नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई भी शिक्षण संस्था, कॉलेज खोल सकते हो, अपना कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, जब भी, जैसे मान लो आगे इसमें दिया गया है कि कितने टाइप के ये माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूट है, इसको समझ लो आप। ठीक है, जैसे कौन कौन सी संस्थाएं होंगी जो माइनॉरिटी शिक्षण संस्था के तहत आएगी, अल्पसंख्यक किस तरह के इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो 3 टाइप की बात की गई है इसमें। पहला ये कि जो सरकार से, ठीक है, राज्य से मान्यता प्राप्त करे, यानी पहला मान्यता प्राप्त होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो राज्य निधि से या सरकार से पैसे भी लेती हो। पैसे लेने का मतलब समझ गए, वहां पे टीचर सरकारी होंगे। ठीक है, और भी सरकार के जो भी योजनाएं आएंगे उसको फायदा मिलेगा। तो जो भी सरकारी पैसे वैसे लेते हैं मान्यता प्राप्त किए उनको, ये एक टाइप का है। दूसरा क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, मान्यता प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो वित्तीय सहायता नहीं लेते सरकार से। और तीसरा है कि जो ना तो मान्यता प्राप्त करेंगे और ना ही सरकार से पैसे लेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो पहला वाला कैटेगरी है, ये है आपका एएमयू हो गया, जामिया मिलिया हो गया। ठीक है, इस्लामिया होता है, कई जगह आपने देखा होगा अपने अगल बगल भी कि इस्लामिया स्कूल खुले होते हैं। तो ये सरकार से मान्यता भी प्राप्त करते हैं और सरकारी पैसे भी लेते हैं। दूसरे टाइप का जो है सिर्फ और सिर्फ मान्यता लेंगे। ठीक है, और तीसरे टाइप का ऐसा होता है कि जो बिल्कुल ना तो मान्यता लेंगे ना तो सरकार से पैसे लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, मदरसा। मदरसा का वो सरकार से या राज्य से कोई मान्यता की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और कोई पैसे वैसे नहीं लेते। समझ में आ गया? तो इसमें बात क्या कही गई है कि जो पहले वाले दो कैटेगरी हैं, मान्यता प्राप्त वाले और जो पैसे भी लेते हैं, इन दोनों को रेगुलेट कर सकती है, उस पर नियंत्रण कर सकता है राज्य। यानी कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, जैसे मान लो इस्लामिया है, इस्लामिया कोई स्कूल खुल गया और ये मान्यता प्राप्त है, तो अगर ये मान्यता प्राप्त है तो इनको सरकार की बातें माननी पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन सी बातें? तो मैंने आपको बताया था कि पहली बात कि इनको सिलेबस वगैरह, टीचर जो रखेंगे, टीचरों, हाँ सिलेबस, हाँ टीचर्स जो भी स्टाफ होंगे उनकी योग्यता वगैरह, एकेडमिक जो स्टैंडर्ड होता है वो, इन तीनों चीजों को मानना पड़ेगा। ठीक है, कब? जब ये 2 कंडीशन होंगे, अगर मान्यता प्राप्त कर लिए तो भले ही वो माइनॉरिटी वाले हैं। तो क्या, जैसे इस्लामिया जो स्कूल खुला था, आप लोग इसको समझो प्रैक्टिकली, आप लोग अगल बगल भी देखे होंगे कि कई जगह इस्लामिया स्कूल होते हैं।
ठीक है। तो ये पहले जब खुलता है, ओपन होता है, तो ये सिर्फ अपने धर्म के बच्चों को पढ़ाने के लिए। मुस्लिम में हमारे देश में माइनॉरिटी हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये अपने धर्म के बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला जाता है। बाद में धीरे धीरे इसमें दोनों टाइप के बच्चे आने लगते हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी, ठीक। तो इनको मान्यता प्राप्त करना पड़ता है, और जैसे ही ये मान्यता प्राप्त हो जाएगा, फिर ये सरकार इनको रेगुलेट कर सकता है। ध्यान रखिएगा, जब ये मान्यता प्राप्त कर लेंगे तो इनको सरकार की कही हुई कुछ बातें माननी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये रसड़ा वाला कोई बताएगा? यहाँ पे कोई एक मुस्लिम स्कूल है ना, क्या नाम है उसका? इस्लामिया ही नाम है, सर इस्लामिया ही कोई है, बता हाँ। दे मुझे। अच्छा, इस्लामिया इस्लामिया ही है, ही ओके है। बढ़िया। ओके ओके, तो क्या वहाँ के टीचर सरकारी हैं कि प्राइवेट ही है? कोई बताएगा? इस्लामिया बहुत फेमस स्कूल है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, अब तो पता नहीं। कोई बता दे, सर क्या वहाँ के टीचर सरकारी हैं क्या? सर टीचर्स पढ़ा गवर्नमेंट होगा नहीं है, जानकारी है। लेकिन मुझे मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन जहाँ तक मुझे ठीक है, पता है हाँ, वो। ओके ओके, समझ गया। वो देखिए, जो वहाँ का इस्लामिया स्कूल है वो सिर्फ मान्यता प्राप्त है, ठीक है, सिर्फ मान्यता प्राप्त है। समझ में आ गई बात? तो सिर्फ मान्यता प्राप्त है, तो इनको भी सरकार के बातों को मानना पड़ेगा। कौन सी बातें? सिलेबस, एकेडमिक स्टैंडर्ड, जो भी टीचर्स होंगे, बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मानना पड़ेगा। और कुछ होते हैं, जैसे मैं कल गोरखपुर वाला एक बताया था, गोरखपुर वाले का नाम क्या है? जसविंदर हो आप यहाँ पे? वो कौन सा इस्लामिया था ना वो, एक मुस्लिम स्कूल, इंटर कॉलेज एमजी के बगल में, जुबली वाले रोड पे। जसविंदर हो क्या आप यहाँ पे? अगर हो नहीं था। अनम्यूट करके बोलो। ओके, कोई बात नहीं। तो जो गोरखपुर वाला मैं कल भी एग्जांपल दिया था, वहाँ के सारे टीचर गवर्नमेंटेड हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ये वाला कैटेगरी। तो अगर ये दोनों हैं तो इनको सरकार की बातें माननी पड़ेगी। और जो तीसरा होगा, जो सिर्फ मदरसा होता है, ये सरकार की बात माने जाए, मतलब इस पे सरकार की बातें नहीं लागू होती हैं, ठीक है। समझ में आया? जैसे कि अगर इन दोनों जैसे यूपी बोर्ड से इन्होंने मान्यता प्राप्त किया, तो यूपी बोर्ड में आपको पता है कि कुछ समय पहले अगर 100 नंबर का पेपर होता था, तो इसमें 70 नंबर का और 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, यानी सिलेबस में चेंज हो गया, ठीक। तो ये जो भी दोनों प्रकार के स्कूल है, ये दोनों वाले, इनको वो मानना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम अपने मन से पढ़ाएंगे। समझ में आ गई बात? लेकिन मदरसा पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब आई होप समझ में आ गया। यानी कि आर्टिकल जो 30 है, ये किसकी बात करता है? ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। ये क्यों दिया गया था? क्यों? क्योंकि कल को हिंदू बहुल्य देश है, तो ऐसा ना हो कि उनको अधिकार न दिया जाए, उनको शिक्षा में योगदान देने का मौका ही न मिले, वो अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए शिक्षण संस्थाएं न खोल सके। इसीलिए स्पेशली इसमें लिख दिया गया था कि जो भी धार्मिक माइनॉरिटी हैं, उनको पूरा का पूरा अधिकार है, वो अपना स्कूल खोल सकते हैं और उसका रख रखाव, अपना प्रशासनिक कार्य देख सकते हैं। समझ में आ गया? 29 30 समझ में आ गया। यानी कि आर्टिकल 29 और 30 किसकी बात करता है? तो ये माइनॉरिटी की बात करता है। तो माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक में दो चीजें आती हैं। तो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो, संख्या कम हो, या आवाज कट रही है सर। भाषाई रूप से। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है सबको? एक बार ओके। आवाज कट रही है क्या? यस सर। क्यों भाई, सबको आवाज प्रॉब्लम हो रही है? यस सर, आवाज यस कट सर। कट के आ रही है सर। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है। ठीक है, अभी ठीक है ना? अभी?
और ऑल ओके। हेलो। यस यस सर। सर, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके ओके, तो आर्टिकल 30 समझ में आ गया। 29 और 30 किसकी बात करता है? आर्टिकल 30 बात करता है कि जो भी माइनॉरिटी लोग होंगे उनको स्कूल वगैरह खोलने का अधिकार है। कल को बहुसंख्यक जो हैं वो उस पे अपना दबदबा ना कायम कर लें, उनको स्कूल पढ़ने का मौका ही ना दें, इसलिए स्कूल खोलने का, स्थापित करने का और उसका प्रशासनिक कार्य देखने का अधिकार दे दिया गया। अधिकार है। समझ में आ गया ये आर्टिकल 30? हाँ, तो ये यस था सर। आपका, हाँ ये था आपका पूरा का पूरा आर्टिकल 30 तक। ठीक है, तो हमने 5 अधिकार खत्म कर लिए: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक और शिक्षा और संस्कृति से संबंधित। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, देखिए 30 के बाद क्या आना चाहिए? 31 आना चाहिए ना, 31। आर्टिकल 31 आना चाहिए। इकतीस। हाँ, लेकिन ये यस सर। ये राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है, संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और मौलिक अधिकार से हटा के इसको कहाँ रख दिया गया है? आर्टिकल 300 ए में। हाँ, 300। ए, हाँ ठीक है, तो इसमें रख दिया गया है। ओके, तो इसलिए अब जो हमारा अगला मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है जी, संवैधानिक उपचार क्या है? ये संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है, क्या होता है ये, आप लोग ध्यान से समझिए। कोई बताएगा कि संवैधानिक उपचार का मतलब क्या है? देखो, उपचार का मतलब होता है इलाज करना, ठीक है? तो इलाज किस चीज की जाती है? किसी बीमारी की ना। तो बीमारी क्या है? आखिर कोई बीमारी होगी उसी का तो उपचार करने की बात की जा रही है इसमें। यस सर। रेमेडी रेमेडी की बात की गई है, उपचार की बात की गई है, यानी कोई ना कोई बीमारी है, तो वो बीमारी कौन सी है? तो आइए समझते हैं वो बीमारी क्या है। तो वो बीमारी है, अगर आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और आपको पता है कि पूरे संविधान में लिख दिया गया है कि आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा, ऐसे बोल दिया गया, तो बोलने से क्या होता है? बोलने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम कहें, चलिए वो आगे बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए कि बीमारी क्या है। कि अगर आपको कल को फंडामेंटल जो राइट है, जो अभी तक हम लोग पक पक कर रहे थे, अगर उसका उल्लंघन हो गया, तो वायलेट कर दिया, तो सरकार है अगर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीन ले, तो ये जो भी मौलिक अधिकार है, छीनना शुरू कर दे, उसका उल्लंघन करना शुरू कर दे, तो यही एक बीमारी है। दूसरी बीमारी क्या है? कि मान लो आपने तो दे दिया फंडामेंटल राइट संविधान में, लेकिन अगर ये लागू ही ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई मतलब ही ये नहीं है ना देने का, फिर आप क्यों यस हमको सर। दे दिए जब वो लागू ही नहीं हो पा रहा है? ओके, जैसे मान लो इसका उदाहरण समझो कि कभी कभी होता है ना कि सरकार, एक्सीडेंट कहीं हो जाता है तो सरकार घोषणा कर देती है कि चलो हम आपके घर वालों को नौकरी दे देंगे उसमें किसी एक का, और पता चले जब नौकरी लेने गए तो सरकार नौकरी दे ही नहीं रही है, तो फिर वो कहने का मतलब क्या हुआ? है ना? फिर वो आप बोले ही क्यों, वादा ही क्यों किए, जब निभाना ही नहीं है तो? ठीक है, तो वही यहाँ पे भी है कि अगर कल को आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, या अगर उसका लागू ना हो पाया, तो जब लागू ही नहीं होगा तो यही बीमारी है, और इसी बीमारी का एक इलाज है, और उस इलाज का नाम है आर्टिकल 32। समझ में आया? उसी इलाज का नाम है आर्टिकल 32। ठीक है, फिर इसका डॉक्टर कौन है? कोई ना कोई इलाज करेगा तो कोई डॉक्टर होगा, तो यहाँ पे डॉक्टर की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है? डॉक्टर है। फिर डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देगा, तो क्या दवाइयाँ देगा? वो यही 4 टाइप 5 टाइप को इनको दवाएं लिख के दे दिया गया कि आपके पास ये अधिकार है।
यानी जब जब आपको बीमारी होगा, यानी सरकार आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगी, तब तब जो डॉक्टर साहब होंगे उनके पास ये अधिकार दे दिया गया कि आप किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप उसका इलाज करेंगे। कैसे करेंगे? आपके पास ये दवाएं हैं। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? तो देखिए फिर से समझिए, ये वर्ड समझने के पीछे बड़ा मतलब ये वर्ड ही बड़ा कंफ्यूजन है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का संविधान मतलब क्या है। इसको संविधान की हाँ जी, कुंजी हाँ जी, कहा क्या जाता बोल, है। इसको आत्मा कहा जाता है या फिर कुंजी कहा जाता है? सर कुंजी ना, संविधान की कुंजी। अच्छा, ठीक है। सर आत्मा कहते हैं ना, आत्मा या आत्मा और हृदय कहते हैं। हृदय कहते हैं, हृदय कहते हैं, हाँ। कुंजी फिर किसको कहते हैं? संविधान की सर कुंजी प्रियम्बल। फंडामेंटल राइट को बोलते हैं ना, प्रियम्बल को। यस सर, प्रियम्बल को बोलते हैं ना। आ, 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 अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं प्रियम्बल को, उसको। हाँ। और क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, कुंजी किसको बोलते हैं? अच्छा की, हाँ हाँ सही है, प्रियम्बल को बोलते हैं भाई, प्रियम्बल को बोलते हैं। मतलब पूरे संविधान की वो चाबी एक तरह से, पूरे हाँ सर, हाँ प्रियम्बल में समझ गए। हम, हाँ हाँ पढ़ाएंगे, हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे। ओके, तो आई होप समझ में आ गया है आर्टिकल 32 का मतलब क्या है। तो आर्टिकल यस सर। 32 एक उपचार है। ठीक है, किसका उपचार है? तो एक बीमारी का। वो बीमारी कौन सी है? तो अगर सरकार या कोई भी सरकारी संस्था आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, और वो इलाज कर देगी। समझ में आ गया? तो आइए इसको अब डिटेल में समझते हैं आगे। चलिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या बात की गई है कि अगर सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर देना फंडामेंटल राइट को संविधान में कि हाँ आपका फंडामेंटल राइट है, तो ये यूजलेस है, मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि वो लोगों के पास पहुंचे नहीं या मिले नहीं। ठीक है, इसका उदाहरण ये ऐसे समझिए, जैसे कि अगर किसी को आपने गारंटी दे दिया, जैसे आप दुकान पे गए और आपने ईयरफोन खरीद लिया और ये दुकान वाले ने बोल दिया या उसने बोल दिया कि हाँ गारंटी है, 5 साल की गारंटी है। जैसे आपने देखा होगा है ना, फुटपाथ पे कुछ लोग बेचते हैं दुकान वगैरह पे, फुटपाथ पे गली में आके वेंडर लोग होते हैं, गलियों में बेचते हैं, उससे आप कोई सामान खरीद लोगे तो वो कह दे कि हाँ हम आपको 1 साल की गारंटी देते हैं, मानो? कहोगे तुम्हारी तो गारंटी ही नहीं है ही नहीं। तुम कब आओगे कब नहीं आओगे? तो गारंटी का मतलब तभी है जब कोई गारंटर हो। जैसे जब आप ब्रांडेड चीज खरीदने जाते हैं, ठीक है, जैसे आप सोनी का ईयरफोन खरीदने चले गए, मोबाइल खरीदने चले गए, तो अगर ये 6 मंथ की गारंटी या वारंटी देता है, या कोई आप फैन खरीद रहे हैं तो गारंटी तो वो देता है, लेकिन गारंटी देने वाला कौन है? गारंटर कौन है? अगर कल को कुछ हो गया तो आप किसके पास जाओगे? तो वो जो कंपनी होगी आप उसके पास जाओगे, वो है गारंटर। अगर हम मान लें आपको गारंटी दे दिए कि चलो हम तुमको 5 साल की गारंटी देते हैं, ये कपड़ा यूज करो फटेगा ही नहीं, ठीक, तो पूछेगा कि भैया गारंटी कौन दे, गारंटी कौन लेगा? ऐसे आप लोग बोलते हैं ना कि गारंटी कौन लेगा। तो इसीलिए गारंटर की जरूरत होती है कि अगर कल को कुछ नहीं हुआ तो ये हैं हमारे गारंटर। जैसे आप किसी से पैसा लोन वगैरह लेते हो, उधार वगैरह, तो एक बीच वाले आदमी को रख लिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति है कोई, इसको अगर पैसे की जरूरत है, ये मेरे पास आया, इसके पास आया, तो ये इसको नहीं, जानता भी है नहीं भी जानता है, तो कहेगा कि भाई हम तुमको पैसा तो दे देंगे, लेकिन गारंटी कौन लेगा कि तुम हमको पैसा वापस कर दोगे? अपने फूफा मौसा किसी को नहीं आएगा, जो ये मौसा जो उस दोस्त में जिसको ये गारंटी, अब इसको विश्वास तो चलो कल को करोगे तो चलो तुम तो हो।
लेकिन गारंटर कौन बनेगा, और यही गारंटर बन कोर्ट और हाई कोर्ट। समझ में आ गया? यानी कि एक शब्दों में समझो आप कि गारंटी बिना किसी गारंटर का कोई मतलब नहीं है, बेकार है वो। क्या है गारंटी? तो गारंटी है यहाँ पे फंडामेंटल राइट, आपका मौलिक अधिकार, ये आपको गारंटी दी गई है। और अगर इसका इन्फोर्स ना हो, लागू ही ना हो, तो ये भी बेकार है। समझ में आया? इसीलिए हमारे संविधान में गारंटर दे दिया गया, और वो गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। तो कुल मिला के जो आर्टिकल 32 है, तो ये एक तरह का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को गारंटर बनाता है कि तुम ही हो भैया, अगर कल को कुछ उल्लंघन हो तो तुम्हारे पास, तुम गारंटर हो, तो गारंटर के पास कोई ना कोई अधिकार भी तो होना चाहिए ना, कि बस उसको बना दिए दादा की तरह और पैसे उनके अकाउंट में है ही नहीं, अब बोल देते घर के मालिक हो। कोई ना कोई पावर तो होना चाहिए ना। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है। समझ में आया? यह किससे संबंध को, अगर फंडामेंटल राइट उल्लंघन होता है, लोग सीधे आ जाएंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे आपके पास, आप उनके इलाज करोगे, आप उनका क्या करोगे? रक्षा करोगे। तो इसी सुप्रीम कोर्ट और क्या होता है? इसको गार्डियन बोलते हैं। हाँ, गार्डियन बोलते हैं। रक्षक संरक्षण दोनों है। आवाज आ रही है सबको? ओके। तो सुप्रीम क्या है, अभी तक सुन रहे थे, ये सब कुछ बस समझने का तरीका था। किसी का माइक म्यूट नहीं, योर माइक। आवाज आ रही है सबको? ठीक है भाई, एक बार इसको पावर है सुप्रीम कोई आवाज फंडामेंटल नहीं आ राइट का रही। उल्लंघन करती है। आवाज नहीं आ रही क्या? अभी ठीक है? ठीक है, अभी ठीक है। यस नहीं। सर। ओके ओके, चलिए। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया है। क्या क्या पावर दिया है, आइए देखते हैं एक एक करके। तो जब भी आर्टिकल 32 आ जाए तो आपको क्या याद रखना है कि मूल अधिकार को लागू कराने के लिए कुछ उपचार हैं, उससे कुछ उपाय हैं। ठीक है? यानी जो भी आपका मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है, तो उसको लागू कौन, उससे संबंधित कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसमें पहला ये है कि अभी प्रोविजन पे नहीं आया है, अब इसके कुछ और भी डिटेल्स, ये प्रोविजंस नहीं है, अभी आगे देखेंगे उसको। यहाँ पे समझिए कुछ इसके बारे में। जैसे अंबेडकर जी ने इनको क्या कहा था, आर्टिकल 32 को इन्होंने कहा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ, यानी पूरे संविधान का की आत्मा। ये है आर्टिकल 32। हाँ, ठीक है, समझ गए। और क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि ये संविधान का आत्मा और हृदय दोनों है। ठीक है, सोल एंड हार्ट संविधान का यही है। सिर्फ आत्मा ही नहीं, हार्ट भी बोला था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कभी पूछ कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, ठीक है, या आप, दो क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजन वाले। ठीक है, कुछ लोगों ने मौलिक अधिकार को भी आत्मा मानते हैं। ठीक है, और कुछ लोग, ये जो है आपका पार्ट, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 2 को अगर बात की जाएगी कि कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का आत्मा है, सिर्फ अनुच्छेद की बात करें तो वो आर्टिकल 32 है। और किसने बोला था? तो अंबेडकर जी ने। क्यों बोला था, इसके पीछे वजह क्या है?
तो इसके पीछे वजह ये है कि लोगों को एक ऐसा है जो शोषण होने से बचाएगा, उनका मिसयूज होने से बचाएगा। समझ गए आप? ओके। और एक पॉइंट इसको समझिए कि अगर मौलिक अधिकार है तो इसको मौलिक अधिकार बनाने वाला ये आर्टिकल 32 है। अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो हो सकता है कि मौलिक अधिकार वास्तविक हो, सिर्फ नाम ही रह जाए। और क्या बोला गया था? राइट टू गेट फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड, यानी कि पूरा जो आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है ना, कहाँ से कहाँ तक देखो आप, अगर आप आर्टिकल 14 से लेके आपने जो 30 तक पढ़ा है, अभी तक जो पढ़ा है, इसकी रक्षा कौन करता है, इसको कौन सुरक्षित रखता है? तो इन सभी मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने वाला कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 32, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? इसके पीछे का मकसद क्या था? तो इसके पीछे लाने का मकसद ये था कि जो आपका लोगों को जो फंडामेंटल राइट दिया गया है वो उन लोगों के पास इजीली पहुंच सके, उनको गारंटी रूप में पहुंच सके लोगों के पास, ठीक है? उनको जो फंडामेंटल राइट है उनको लागू किया जा सके आसानी से और जल्दी से। ये नहीं कि पता चले किसी का फंडामेंटल राइट है और 2 साल बाद लागू किया जाए, ऐसा नहीं, तेजी से भी हो जाए और इजीली भी हो जाए, खर्चा भी कम लगे। ये चीजें गारंटी इंश्योर कराता है आर्टिकल 32। समझ गए आप? ओके। अब हम बात करेंगे सीधे इसके प्रोविजन और प्रावधान पे कि आखिर ये 32 में क्या क्या लिखा गया है। तो इसमें देखो 4 बातें लिखी गई हैं। 4 बातें क्या क्या लिखी गई हैं? तो पहला ये कहता है कि अगर, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा, अभी तक सब बैकग्राउंड चल रहा था, अब जो मेन आर्टिकल 32 है इसका पहला पॉइंट कहता है कि अगर आपका या किसी भी सिटीजन का मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है? कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट आप किसी भी मामलों में डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, जिला न्यायालय में, फिर अगर यहाँ की बात से नहीं माने, संतुष्ट हुए तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, और अगर हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं। लेकिन एक सिस्टम है, एक जगह है कि अगर सरकार या राज्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। समझ गए? जैसे मान लो, इसका उदाहरण समझो कि मुझे अगर कोई सरकार है, यूपी सरकार है, और नौकरी देने से मना कर दें, ठीक है, वो कहे नहीं नौकरी नहीं देंगे, ठीक है, तो ये हमको राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पढ़े हैं ना हम लोग, आर्टिकल 15 भी पढ़े हैं, 16 में भी पढ़े हैं कि हमको अवसर की समानता होनी चाहिए नौकरियों में। अगर नहीं दे रहा है तो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ। ठीक है? तो हम सीधे अगर चाहें, हम सीधे चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे कि देखो भैया ये हमको नौकरी नहीं दे रहे हैं। समझ में आ गया? या कोई धार्मिक, कोई व्यक्ति है और वो सोच रहा है कि अगर वो हिंदू है और वो कन्वर्ट होकर सिख होना चाह रहा है, ठीक, तो पता चले कि योगी सरकार ने कोई नियम निकाल दिया या कुछ कह दिया कि नहीं तुम नहीं बनोगे ऐसा, ठीक है, तुमको हम बदलने नहीं देंगे, तो ये भी हमारे आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ। तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आ गई बात समझ में? और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा। तो पहला प्रावधान क्या है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके। दूसरा इसमें क्या पॉइंट है? इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है। कौन सा पावर दिया गया है? कि अगर कोई सरकार या राज्य आपकी बातों को नहीं मानेगा तो मनाने का क्या तरीका है? तो ये तरीका है कि आप रिट जारी कर सकते हो। क्या जारी कर सकते हो? रिट। रिट का मतलब होता है ऑर्डर। जब कोर्ट कोई ऑर्डर देती है किसी काम को करने के लिए, एक तरह से मजबूरी हो जाएगा, अगर वो रिट जारी कर दिया तो वो सरकार को मानना ही पड़ेगा। यानी ये एक कंपल्सरी ऑर्डर होता है, कंपल्सरी आपको मानना पड़ेगा, मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी ऑर्डर होता है अगर सरकार ने रिट जारी कर दिया, सरकार ने, कोर्ट ने।
तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये हथियार दिया गया कि अगर कोई उल्लंघन करता है और वो आपकी बातों को या फंडामेंटल राइट की बातों को नहीं मानता है, तो आपके पास ये पावर है कि आप उसको रिट जारी कर दो, ठीक है, और रिट जारी करके आप फंडामेंटल राइट लागू करवा सकते हो, ठीक है। तो पहली बात कि रिट क्या होता है। रिट देखिए हम बताएंगे आपको, इसको डिटेल से पढ़ना है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है, आपको जानना है। तो रिट का मतलब बस इतना जान लो कि अगर कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऑर्डर होता है, वो मैंडेटरी ऑर्डर दे देता है, और जब वो जारी कर देगा तो राज्य को मानना पड़ेगा वो बात, ठीक है। अगला देखिए तीसरा प्रावधान क्या कहता है इसमें, कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी कोर्ट को रिट जारी करने का आदेश दे सकता है। जैसे देखिए अभी तक जो रिट जारी होता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ही ऑर्डर दे सकते हैं, दो ही जारी कर सकते हैं, दो ही लोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर पार्लियामेंट को लगे कि नहीं यार किसी और को भी रिट, जैसे जिला न्यायालय है, तो अगर जिला न्यायालय को भी वो चाहे तो पावर दे सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि रिट कौन जारी करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या दोनों। तो दोनों रिट जारी करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्लियर है आपको कि ऑर्डर देने का अधिकार, सॉरी, रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी और भी कोर्ट को बना सकता है कि तुम भी जारी करो। चौथे नंबर पे क्या बात की गई है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये तो हमने बता दिया था कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव कर सकते हो, लेकिन ये अधिकार भी आपका छीना जा सकता है, ये एक्सेप्शन है इसका। यानी आर्टिकल 32 अगर चाहे तो आपके इस अधिकार को छीन सकता है। कब छीन सकता है, जब प्रेसिडेंट चाहे तो। और प्रेसिडेंट कब ऐसा कर सकते हैं, तो जब कोई नेशनल इमरजेंसी होगा ना, जब आपातकालीन सिचुएशन होगा, तो आपका ये प्रावधान छीना जा सकता है। जब इमरजेंसी होगा देश में तो आप उस समय नहीं कहोगे कि हमको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। समझ में आ गई बात, यानी ये एक्सेप्शन की बात करता है। क्लियर है, फिर से समझिए आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है, चार बातें एकदम फटाफट याद कर लो। पहली बात कि अगर किसी व्यक्ति नागरिक का फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है, ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, पार्लियामेंट चाहे तो रिट जारी करने का अधिकार अन्य कोर्ट को भी दे सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावे भी। चौथी बात क्या है कि आपका जो कोर्ट जाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जाने का, ये सस्पेंड भी किया जा सकता है। किस अवस्था में, अगर इमरजेंसी लगा होगा तो। समझ में आ गया, तो ये हम लोगों का पूरा इसका कंक्लूजन है। तो फिर से यहाँ पे एक लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट है, डिफेंडर और गारंटर कौन है फंडामेंटल राइट का, तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ओके। ये सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकता है, ओके। और जो आर्टिकल 32 है ये अधिकारों का भी संरक्षण करता है, यानी हमारे फंडामेंटल राइट का भी संरक्षण करता है। यानी कुल मिला के हमने आर्टिकल 32 पढ़ लिया, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है, तो चार बातें याद रखना। पहली बात क्या है कि आपका अगर किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो सीधे आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि आप रिट जारी कर सकते हो। तीसरी बात क्या है, पार्लियामेंट चाहे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावे भी किसी निचले अदालत को क्या कर सकता है, रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पे कि पहला तो ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसके पास रिट जारी करने का अधिकार है, या अगर निचली अदालत को रिट जारी करने का अधिकार दिया जाए तो कौन दे सकता है, तो पार्लियामेंट दे सकता है, ठीक, पार्लियामेंट। हाँ, ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है, ओके। और क्या आपका
कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार छीना जा सकता है? तो बिल्कुल एक कंडीशन में छीना जा सकता है, जब नेशनल इमरजेंसी होगा तो। ठीक है, तो आपको क्लियर है ये? आज हमने 3 आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 माइनॉरिटी की बात करता है। 30, ओके, 32। और 30, हाँ 30 किसकी बात करता है? हाँ, और 32 में हमने ये संवैधानिक उपचार की बात की। समझ, ओके ठीक है। तो बाकी आज इतना ही, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, फिर जो भी डाउट्स होगा क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास इतना ही। और ये जो ये वीडियो नहीं देखा होगा, आई थिंक ये अब यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डेड है। तो इसी वजह से हम यहाँ कोशिश कर रहे थे कि इस ऐप पे शुरू किया जाए ताकि क्लास की रिकॉर्डिंग हो सके। ओके, फिर कल मिलते हैं। जिसको नो समझ में आया हो फिर से पूछ सकता है। ओके ओके, आज के लिए इतना ही, बाय। हाँ, कल हम लोग रीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में हम कितने टाइप की रीट होती हैं एक बार और रिवीजन इसका करा देंगे आपको। ठीक है, ओके, आप लोग लीव कर सकते हैं। गुड नाइट।